हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेकर आई थी उसी में नेक्स्ट सीरीज में स्टार्ट कर रही हूं, जो क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट हो रही है। 120 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स जो एग्जाम हुए हैं नॉरसेट के, उनमें कहीं ना कहीं आए हैं। तो छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो। मैं ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम आर के कॉलेज ऑफ नर्सिंग से, जो बीएससी नर्सिंग में मैंने ग्रेजुएशन करी है। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एसके से, और अभी मैं 13 ईयर से एम्स दिल्ली में जॉब कर रही हूँ। तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, तो बेल आइकन के साथ, और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 121, व्हाट इज द आइडियल पोजीशन ड्यूरिंग ए लंबर पंक्चर? तो ऑप्शंस दिए हुए, नंबर 1 ऑप्शन है लेटरल रिकमेंडिंग पोजीशन विद नीज फ्लेक्स, सेकंड इज सुपाइन पोजीशन, थर्ड इज लेटरल पोजीशन विद एक्स्ट्रा पिलोज अंडर द हेड, फोर्थ इज फाउलर्स पोजीशन। तो चारों में से ऑप्शन 1 जो है करेक्ट है। लेटरल पोजीशन दी जाती है पेशेंट को, जो साइड लाइन पोजीशन होती है, और नीज जो है फ्लेक्स्ड किए जाते हैं ताकि जो हमारी बैकबोन है, जहां से हमें लंबर पंक्चर का प्रोसीजर करना है, वो जो साइट है हमारी प्रॉपरली एक्सेसिबल हो सके। तो यहाँ पे जो आंसर करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 1। फ्रेंड्स, अगर आपको पोजीशन पे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए या क्लियरली आपको समझना है कि कौन सी पोजीशन को क्या कहते हैं, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है टोटल नर्सिंग पोजीशंस पे, आप देख सकते हैं। I'll tag the video in the description box. Question number 122. Give the correct order of 5 stages of dying person. तो जब लास्ट स्टेज होती है, एंड स्टेज नर्सिंग केयर हम करते हैं, तो हमें जो भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है वही हमें एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, एंगर, डिप्रेशन, बार्गेनिंग, डिनायल एंड एक्सेप्टेंस। Option 2, denial, depression, bargaining, anger, and acceptance. Third is depression, denial, anger, bargaining, acceptance. Fourth is denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. तो ऑप्शन नंबर 4 स्टेज जो डिनाइल होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे जो मैलिग्नेंसी या कैंसर की एंड स्टेज होती है, उसमें अगर पेशेंट को देखते हैं तो सबसे पहला जो बंदा है वो डिनाइल फेज में होता है, वो नहीं समझता कि ये बीमारी मुझे हो सकती है, तो ही गोज इन द डिनाइल फेज। उसके बाद उसको एंगर होता है, मतलब वो अपनी जो सिम्टम्स हैं उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता है, और उसको गुस्सा आता है कि ये प्रॉब्लम मुझे ही क्यों हुई है, इस टाइप से क्वेश्चन भी वो पूछता है। फिर वो बार्गेनिंग फेज में जाता है, जब वो समझता है कि ये मुझे बीमारी हो चुकी है और मुझे इसके लिए ट्रीटमेंट करनी है, और दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। उसके बाद वो धीरे धीरे डिप्रेसिव फेज में जाता है, और फाइनली वो एक्सेप्ट कर लेता है चीजों को। तो दिस इज द 5 stages of dying patient. Question number 123, which condition is defined as the inflammation of the peritoneum? तो यार बहुत इजी है क्वेश्चन। इन्फ्लेमेशन जहां भी होती है उसको आइटिस लास्ट में लगा देते हैं, तो यहाँ पे भी पेरिटोनाइटिस विल बी द वन। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। Question number 124, when caring for a 3-year-old neonate who is receiving phototherapy to treat jaundice, the nurse is charged would expect to do which of the following? 3 दिन का बच्चा है, नियोनेट है एकदम, तो उसको फोटोथेरेपी दी जा रही है, जो नियोनेटल जॉन्डिस में दी जाती है अक्सर बच्चों को। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, टर्न द नियोनेट एवरी 6 hours, 2 is encourage the mother to discontinue breastfeeding, 3 is notify the physician if the skin becomes bronze in color, and 4 is check the vital signs every 2 to 4 hours. तो जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें चेक करने वाइटल साइंस एवरी 2 to 4 hours बच्चे के। ऑल्दो दूसरी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, बट यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, चेक द वाइटल साइंस एवरी 2 to 4 hours. Question number 125, after birth of a baby breastfeeding should be started.
ऑप्शंस है विद इन 2 hours, विद इन हाफ एन आवर, ऑन सेकेंड डे, आफ्टर 1 week। तो यह सभी को पता है कि जब बर्थ होता है बेबी का तो हमें एज सुन एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करनी है। यहाँ पे जो है सबसे कम टाइम जो दिया हुआ है हाफ एन आवर दिया हुआ है, तो हमें वही टिक करना है। अगर इससे भी कम टाइम दिया होता है अगर क्वेश्चन में, तो हमें वही टिक करना है, क्योंकि एज सुन एज पॉसिबल हमें ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करनी है। क्वेश्चन नंबर 126, which of the following condition has an increased risk of hyperkalemia? हाइपरकैलेमिया किस कंडीशन में होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रॉन्स डिजीज, 2 इज कुशिंग सिंड्रोम, 3 इज क्रॉनिक हार्ट फेलियर एंड 4th इज एंड स्टेज रीनल डिजीज। तो फ्रेंड्स, जो एंड स्टेज रीनल डिजीज है, जब किडनी फेलियर हो जाती है, बेसिकली किडनीज एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बॉडी का, जो हाई एक्सेस ऑफ जो है हमारा जो सोडियम और पोटेशियम है उनको बैलेंस बना के रखती है और एक्सेस को बाहर करती है। तो जब ये किडनी फेलियर होता है तो ये अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाती है और हाइपर कैलेमिया के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, ड्यूरिंग रेसिसिटेशन इन इन्फेंट रेशियो ऑफ कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन ब्रेथ शुड बी। तो जो ऑप्शन है दिए हुए हैं, 1:1, 15:3, थर्ड इज 30:2 एंड फोर्थ इज 5:1। तो 30:2 इज द करेक्ट आंसर। 30 कंप्रेशंस देने हैं और 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स हैं, यही इन्फेंट में भी रेशियो होती है। Question number 128, a client with C4 spinal cord injury is at greatest risk of। जो C3 से लेके C5 तक स्पाइनल कॉर्ड होती है वो सप्लाई करती है डायफ्राम और रेस्पिरेटरी मसल्स को, ये हमेशा याद रखना। और अगर यही अफेक्ट हो जाएगी तो क्या चीज कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा पेशेंट को, और पेशेंट जो है वेंटिलेटर पे भी जा सकता है, क्योंकि अगर नर्व ही डैमेज हो गई तो डायफ्राम और रेस्पिरेटरी मसल अपना काम ही नहीं कर पाएंगी। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज। Question number 129, the microorganism that is usually a part of normal vaginal flora but can cause meningitis in newborns is। Options हैं, 1 Corynebacterium species, option 2 is Candida albicans, option 3 is group B Streptococcus cocci, and option 4 is Staphylococcus epidermidis। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एक नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा में होते हैं, बट जो न्यूबॉर्न जब पैदा होता है उसके बाद उसको मेनिंजाइटिस भी मतलब कॉज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 130 पे चलेंगे। प्रेग्नेंट वुमेन डायग्नोसिस सिवियर एनीमिया विद हीमोग्लोबिन लेवल्स ऑफ 7 milligram per deciliter will be treated by। ऑप्शंस हैं, 1 advised to take food rich diet in iron and vitamin C, option 2 advised to take iron and folic acid tablet 1 OD for 1 month, option 3 packed cell transfusion, and option 4 is administer iron IM injection 1 OD for month। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस यहाँ है कि वो प्रेग्नेंट विमेन है। अगर प्रेग्नेंट विमेन को हीमोग्लोबिन लेवल 7 तक आ जाता है और सिवियर एनीमिया है तो उसको और किसी चीज से फायदा नहीं होगा, बट उसको सीधा ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन। पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन आरबीसी ट्रांसफ्यूजन होता है, पीआरबीसी जिसको हम बोलते हैं, पैक्ड आरबीसीज। ठीक है, पी इज फॉर पैक्ड, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 131, ऑल आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मेनिंजाइटिस एक्सेप्ट। सारे ही क्लिनिकल फीचर हैं, इसमें एक्सेप्ट पूछा गया है, कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 नकल रिजिडिटी, 2 इज पुअर फीडिंग, 3 इज हाई पिच क्राई एंड 4th इज कॉन्स्टिपेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है इधर, कॉन्स्टिपेशन इज नॉट द क्लिनिकल फीचर ऑफ मेनिंजाइटिस। बाकी तीनों जो हैं वो क्लिनिकल फीचर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, व्हाट शुड बी द इमीडिएट एक्शन इन केसेस ऑफ सीवियर एनीमिया। First is apply pressure to the wound, 2 is call for medical assistance, 3 is put a dressing over the wound, and 4 is cover it with a pad of soft material। अगर सीवियर ब्लीडिंग है तो एक्शन क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, अप्लाई प्रेशर टू द वुंड। जहां से ब्लीड हो रहा है उसको प्रेशर करके हमें सबसे पहले ब्लीडिंग रोकनी है, यही एक सीवियर ब्लीडिंग की फर्स्ट मैनेजमेंट है।
क्वेश्चन नंबर 133, एड्रेनालिन डोज इन एनाफाइलैक्टिक शॉक। अगर पेशेंट को एनाफाइलैक्टिक शॉक आया है, किसी भी चीज से रिएक्शन होने के बाद एक शॉक में चला गया है पेशेंट, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, और जो हमारे ब्रीदिंग सिस्टम है, जो कार्डियक एक्टिविटी है, वो भी ड्रॉप हो जाती है एकदम से, तो इसको बोलते हैं एनाफाइलैक्टिक शॉक। और इसमें सबसे पहले एड्रेनलिन की जरूरत पड़ती है हमें। तो जो डोज है वो है 1:1000, यानी 0.5 ml। 0.5 ml एक सिंगल डोज देनी होती है हमें सबसे पहले, और ये डोज जो है IM देनी होती है। तो फर्स्ट फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहले हमें एड्रेनलिन देना है पेशेंट को स्टेबलाइज करके, तो 0.5 ml इज द वन। Question number 134, how many movements of hand washing is have been laid down by WHO? तो यार 5 स्टेप्स होते हैं हैंड वॉशिंग के, सॉरी 5 मोमेंट्स हैं हैंड वॉशिंग। मोमेंट्स और स्टेप्स अलग हैं दोनों, तो आपको ये देख लेना है प्लीज। बहुत ही इजी है, हर हॉस्पिटल में होते हैं, चार्ट्स लगे होते हैं, तो आप इसको रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 135, लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर में रिजल्ट इन। अगर बहुत दिनों से हाई ब्लड प्रेशर में पेशेंट है तो क्या होने की संभावना है? ऑप्शन नंबर 1 कार्डियोमेगाली, 2 कार्डियक फेलियर, 3 हार्ट अटैक, या 4 ऑल ऑफ दीज। तो अगर हाई बीपी में पेशेंट लॉन्ग टर्म से है तो हार्ट अटैक होने की संभावनाएं हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 136, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस specifically for the management of convulsions in eclampsia? एक्लैम्पशिया अगर फीमेल को है तो कन्वर्जन के मैनेजमेंट के लिए कौन सा ड्रग दिया जाता है? तो यहाँ पे जो है मैग्नीशियम सल्फेट, बहुत सारे नर्सेज ने लगाया होगा, स्टूडेंट नर्सेज और जो लेबर रूम में जो भी लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोगों ने लगाया होगा मैग्नीशियम सल्फेट। IM दिया जाता है। डोज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, और दिस इज द ड्रग फॉर मैनेजमेंट ऑफ कन्वर्जन इन एक्लैम्पशिया। Question number 137, a client with psychotic depression is receiving haloperidol, halodol जिसको बोलते हैं. Which of the following side effects is associated with haloperidol? Option number 1, akathisia. Option number 2, cataracts. 3 is diaphoresis and 4 is polyuria. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, akathisia. akathisia में जो है ना रेस्टलेस फीलिंग आती है, इनेबिलिटी टू सिट, मतलब एक पोजीशन में बैठना बहुत मुश्किल होता है, और ये एक रेस्टलेस की कंडीशन होती है जिसको एकास्थेशिया बोलते हैं। और ये जो है साइड इफेक्ट होते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के। तो हेलोपेरिडोल इज द वन, अगर ऐसा है तो पेशेंट को साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएट मैनेजमेंट टू रिस्टोर बीपी and peripheral circulation in a client with multiple fracture with fluid loss would be? क्लाइंट को मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं और फ्लूइड लॉस हुआ है, तो इमीडिएट मैनेजमेंट के लिए बीपी स्टोर करना है व रेस्टोर करना है और हमें, और पेरिफेरल सर्कुलेशन मेंटेन करनी है, उसके लिए हमें RL इन्फ्यूजन की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, RL इन्फ्यूजन करना है हमें। Question number 139, which of the following hormone is also known as emergency hormone? Emergency hormone इनमें से किसको बोलते हैं? First is cortisol, second is growth hormone, third is prolactin and fourth is adrenaline. तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा। इमरजेंसी ड्रग भी होता है एड्रेनालिन, और इट्स ए हार्मोन, तो एड्रेनालिन इज ए हार्मोन और इमरजेंसी हार्मोन जिसको बोलते हैं। Question number 140, a lung disease caused by prolonged inhalation of cotton fiber dust. कॉटन फाइबर डस्ट जो इनहेलेशन करते हैं, ये इट्स अ काइंड ऑफ ऑक्यूपेशनल हजार्ड। जो लोग कॉटन की चीजें बनाने या बुनने के कामों में होते हैं, वहाँ कॉटन फाइबर डस्ट जो है रेगुलरली इनहेल होता रहता है, और उससे क्या होता है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड हो जाता है। तो ये डिजीज जो है उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या हो सकती है? फर्स्ट इज बेगासोसिस, सेकंड इज बायसिनोसिस, थर्ड इज फार्मर्स लंग एंड फोर्थ इज न्यूमोनिया।
तो जो करेक्ट आंसर है वो है बायसिनोसिस। बायसिनोसिस जो है क्रोनिक इरिवर्सिबल लंग डिजीज होती है बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द कॉटन डस्ट। इसमें चेस्ट की टाइटनेस हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, वीजिंग एंड कफिंग, ये सिम्टम्स होते हैं बायसिनोसिस के। क्वेश्चन नंबर 141, हाइट मेजरमेंट ऑफ 2-year-old चाइल्ड इज डन बाय। हाइट मेजरमेंट कैसे करेंगे एक 2 साल के बच्चे के लिए? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्टैडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, गोनियोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर। कौन सा करेक्ट है? स्टेडियोमीटर इज द करेक्ट आंसर। जिससे हाइट नापी जाती है उसको हम स्टेडियोमीटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग द क्लाइंट्स morning NPH insulin dose and notices a clumpy precipitate inside the insulin vial. The nurse should, option number 1, draw up the administer the dose. 2 is shake the vial in an attempt to disperse the clumps. Option 3 is draw the dose from a new vial, and 4th is warm the bottle under running water to dissolve the clump. तो यहाँ पे करेक्ट क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3, ड्रॉ द डोज फ्रॉम द न्यू वाइल। हमेशा हमें ऐसी वाइल यूज नहीं करनी चाहिए जो प्रेसिपिटेटेड है, जिसमें क्लम्स दिखाई दे रहे हैं आपको। तो उस वाइल को हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए और न्यू वाइल से हमें विड्रॉ करना चाहिए इंजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 143, DMPA is an injectable contraceptive given every, हमें DMPA कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव होता है और हमें कितने वीक्स में देना चाहिए? टाइम पीरियड पूछा हुआ है। DMPA जो होता है डिपोट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसिटेट होता है और एक डिपोट इंजेक्शन की तरह दिया जाता है। ये एवरी 3 मंथ्स में दिया जाता है इंट्रामस्कुलरली, और ये 3 मंथ्स के लिए काम करता है एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए वुमेन को फिर से लेना पड़ता है। तो इट्स काइंड ऑफ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज एवरी 3 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 144, नर्स ऑन PICU, pediatric ICU, advised to give 400 ml of fluid to be given on 8 hours. Drop factor is 60 drops per minute. Nurse will run this fluid at what rate? फ्लो रेट का क्वेश्चन है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है ड्रॉप फैक्टर के बारे में। एक बार फिर से मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए अगर चाहें तो। टोटल वॉल्यूम जो ml में है मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर जो GTT पर ml होता है, डिवाइडेड टोटल डिवाइडेड बाय टाइम, एंड दिस इज इक्वल टू ड्रिप रेट, जो हमें ड्रिप रेट चाहिए होता है। यहाँ पे जो है ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, 50 ड्रॉप्स पर मिनट। Question number 145, the cardinal signs of cardiac arrest, including all the following except। कौन सा इनमें से साइन कार्डियक अरेस्ट का नहीं है? फर्स्ट इज एपनिया, सेकंड इज डायलेटेड नॉन रिएक्टिव प्यूपिल्स, थर्ड इज कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, एंड फोर्थ इज एब्सेंस ऑफ कैरोटिड एंड फेमोरल पल्स। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, डायलेटेड नॉन रिएक्टिव प्यूपिल्स कार्डियक अरेस्ट में नहीं होते हैं। तो बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं दे आर द साइंस ऑफ कार्डिनल साइंस ऑफ कार्डियक अरेस्ट। फ्रेंड्स, जो कार्डिनल वर्ड है वो प्राइमरी के लिए यूज किया गया है, तो कार्डिनल साइंस मतलब व्हाट आर द प्राइमरी साइंस ऑफ कार्डियक अरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइड्रियाटिक। इनमें से कौन सा ड्रग है जो माइड्रियाटिक ड्रग है? माइड्रियाटिक्स आर द ड्रग्स बेसिकली जो रिलीज आइरिस स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं, और दे आर दिस इज ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण होता है कि वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, तो वो स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देते हैं। तो जो ये इनमें से कौन सा ड्रग है? बेसिकली वो ड्रग बताना है जो डायलेट करता है प्यूपिल्स को। तो हमें डायलेट करने के लिए एट्रोपिन जो होता है इज द ड्रग टू डायलेट द प्यूपिल्स। क्वेश्चन नंबर 147, द नॉर्मल न्यूबॉर्न हीमोग्लोबिन लेवल इज। नॉर्मल जो न्यूबॉर्न हीमोग्लोबिन लेवल होता है
वो थोड़ा सा ज्यादा होता है यूजुअली। तो 17 to 20 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 2 is 12 to 14, 3 is 10 to 12 एंड 4th is 20 to 25। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है करेक्ट है, 17 से 20 तक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 to 48, मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ हेल्थ ऑफ ए कम्युनिटी इज। ऑप्शंस आर infant mortality rate MMR, 3 is crude birth rate and 4th is crude death rate। तो ऑप्शन जो 1 है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये एक हेल्थ कम्युनिटी के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही से पता चल जाता है कि हाउ हेल्दी इज द कम्युनिटी, मतलब उसमें कितने जो इन्फेंट्स हैं उनकी डेथ हो रही है। तो यहाँ से हम पता चला सकते हैं कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है एक कम्युनिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 149, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 1, premature rupture of membrane is contraindication of induction of labor. 2 is gestational diabetes is an indication of induction of labor. 3 is cephalopelvic disproportion is indication of labor. Is indication of induction of labor. यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 1, 3, 2 और 3। तो करेक्ट ऑप्शन है जो है 3 है, यानी सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जेस्टेशनल डायबिटीज इज इंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। जीडीएम होता है अगर मदर को तो जल्दी इंड्यूस कर देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि चाइल्ड जो है उसको हार्म होने की संभावना होती है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है इन्फेंट को। और दूसरी चीज, ओवर ग्रोथ के कारण जो शुगर लेवल ज्यादा भी हो मदर से जो अब चाइल्ड में जाता है तो उसका वेट इंक्रीज हो जाता है चाइल्ड का। तो बेबी का अगर वेट जो है अननेसेसरी वेट इंक्रीज करने की को मतलब कम करने के लिए हम इंडक्शन करते हैं बिफोर द टाइम ऑफ ड्यू डेट। तो यहाँ पे जो है थर्ड मतलब सेकंड जो है ऑप्शन करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि स्टेटमेंट दी जाती है और हमें बताना होता है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए कि किसी टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 150, फ्लूइड ऑफ चॉइस इन बर्न पेशेंट। बर्न पेशेंट में कौन सा फ्लूइड ऑफ फर्स्ट चॉइस होता है? ऑप्शंस दिए हुए 0.45% नॉर्मल सलाइन, देन 0.25% नॉर्मल सलाइन, 3% नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट। तो हमेशा ही जो बर्न्स पेशेंट होते हैं उनको एनर्जी की जरूरत होती है और इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत होती है, तो उनको ऑप्शन 4 यानी रिंगर लैक्टेट इज द बेस्ट फ्लूइड ऑफ चॉइस। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और आपको रेगुलरली ऐसी वीडियोस देखनी चाहिए ताकि आपकी जो है ना प्रिपरेशन के साथ एक रिव्यू होता रहे कि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आए हैं और आगे इस टाइप के क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। So all the best, friends, and keep reviewing, keep studying. Bye bye.